नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल वन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। तो पिछला वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। पहले पिछला वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, इससे आपको ज़्यादा कुछ समझ आएगा। तो जितने भी केमिकल इक्वेशंस होते हैं उनको दो तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। पहला होता है वर्ड के रूप में और दूसरा होता है सिम्बल के रूप में। केमिकल इक्वेशन को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है वर्ड इक्वेशन, जिसमें हम शब्दों के जरिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को बयां करते हैं, और दूसरा होता है सिंबॉलिक इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने पिछला वीडियो में नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन करके अमोनिया का फॉर्मेशन करा रहा था। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। अब इस तरह के इक्वेशन को कहा जाता है वर्ड इक्वेशन, और इसको हम सिंबल फॉर्म में लाना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे N2 + H2 गिव्स NH3। ऊपर वाला जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसको कहा जाएगा वर्ड इक्वेशन, और नीचे वाला इक्वेशन को कहा जाएगा सिंबॉलिक इक्वेशन। ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, और मैं आज के इसी वीडियो में आपको बैलेंस करने के तरीके सिखाऊंगा। तो अभी सिंबॉलिक इक्वेशन के बारे में बहुत सारी बातें करना है। जैसे सिंबॉलिक इक्वेशन में कोई सॉलिड है तो सॉलिड को कैसे डिनोट करते हैं, लिक्विड है तो लिक्विड को AQ से डिनोट करते हैं, यदि गैस आता है तो एरो का सिंबल दे दिया जाता है। यदि ये रिएक्शन दोनों तरफ से होता है तो इसको रिवर्सिबल यानी कि उत्प्रेरक रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें दोनों तरफ तीर का सिंबल दिया जाता है, ऐसे और ऐसे दिया जाता है। और एक्चुअल में N2 + H2 गिव्स NH3 ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है, और मैंने इस एग्जांपल को यहाँ पर जानबूझकर रखा है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। आज की इस वीडियो में मेरा पूरा फोकस रहेगा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। और मैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं बताऊँगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है तो इधर आप 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि आप वन एजुकेशन चैनल पर आए हैं, और इस चैनल की यही खासियत है कि जितने भी अच्छे बातें होती है जो सबसे अलग होती है और जो मार्केबल पॉइंट है, जो कि आपको अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठने लायक बना देता है, वैसे चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये N2 है और H2 है और NH3 है, मुझे इस रिएक्शन को करना है बैलेंस। तो N2 H2 इसके पहले जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगा उसको कहा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा हम मैथ्स का अप्लाई करेंगे, और थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करने के बाद बोर्ड मास और 2 चर वाले रैखिक के समीकरण आपको आता होगा, और मैं उसी को अप्लाई करके बड़े से बड़े केमिकल इक्वेशंस को बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से मैं उसको बैलेंस कर सकता हूँ। जैसे कि आपसे मैं पूछूं कि मीथेन, जिसका फार्मूला होता है CH4 को यदि ऑक्सीजन को उपस्थिति में जलाया जाए तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकलता है। हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, खास करके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो एल्केन्स होते हैं, जब भी उनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाता है, यानी कि जब कंबशन रिएक्शन कराया जाता है, तो प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ वाटर ये ज़रूर मिलता है। जब मैं ये समीकरण लिखूँगा तो मुझे उम्मीद है कि आप में से सारे बच्चे इस समीकरण को हीट एंड ट्रायल मेथड से तुरंत इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हो गया 2 2 4, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए हो गया यहाँ पर समीकरण बैलेंस। लेकिन यदि मैं आपको ऐसे दे दूँ कि यहाँ पर मेरे पास ब्यूटेन है C4H10 + O2 गिव्स CO2 + H2O, तो मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 मिनट लग जाएंगे आपको इसको सॉल्व करते समय, क्योंकि जब आप कार्बन को बैलेंस करेंगे तो आपका ऑक्सीजन अनबैलेंस हो जाएगा। जब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, इधर का हाइड्रोजन बैलेंस होगा तो इधर का फिर कार्बन अनबैलेंस हो जाएगा। यदि आप इधर का ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो फिर इधर का हाइड्रोजन अनबैलेंस होगा। यदि आप इधर का कार्बन बैलेंस करते हैं तो इधर का ऑक्सीजन अनबैलेंस होगा। यदि विश्वास नहीं है तो तुरंत आप वीडियो को पॉज कीजिए, और 5 मिनट 4 मिनट कम से कम तो आपको लग ही जाएंगे। यदि नहीं लगता है तो फिर कॉमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिए, अगले वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा।
तो आखिर में इस केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस्ड करें कैसे, क्या वो तरीका है, तो आइए उस तरीका को समझते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले मैं इस मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा करके CO2 और H2O का निर्माण करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के पहले जो भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिखेगा, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को कहा जाता है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आप अपने अनुसार कोई भी वेरिएबल मान लीजिए। मैंने CH4O2 CO2 और H2O का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A, B, C और D मान लिया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स का अप्लाई करूँगा। मैं आपको फिर से बोल देता हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स और बोडमास का नॉलेज तो आपके पास होगा ही। तो LHS और RHS हमारे पास दो टर्म है, और इसमें देखिए इस स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और जितने भी एटम्स रहेंगे उस एटम्स के जो लोअर सबस्क्रिप्ट वाला जो नंबर दिखेगा, जैसे कि इसमें H का लोअर सबस्क्रिप्ट का नंबर 4 है, इसमें O का लोअर सबस्क्रिप्ट का नंबर 2 है, इसमें H का लोअर सबस्क्रिप्ट का नंबर 2 है, यहाँ पर लोअर सबस्क्रिप्ट ऑक्सीजन का 2 है। तो आप स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ देखिए कार्बन के लिए यदि मैं लिखना चाहूँ कार्बन के लिए, तो यहाँ पर कार्बन का नंबर मिलेगा मुझे 4A, और यहाँ से हाइड्रोजन का एक नंबर मिलेगा, सॉरी कार्बन का नंबर मिलेगा केवल A, और हाइड्रोजन का नंबर मिलेगा 4A, और यहाँ से ऑक्सीजन का नंबर मिलेगा 2B। और जब मैं RHS में आऊँगा तो यहाँ पर कार्बन का जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा C, और हाइड्रोजन का नंबर RHS में मिलेगा 2D, और हाइड्रोजन के बाद बच जाता है एक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का नंबर इधर से मिलेगा 2C, और इधर एक और है ऑक्सीजन, यहाँ पर 2C हो जाएगा, और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है तो 2C प्लस हो जाएगा D। फिर से आपको बता दें यहाँ पर CH4 के आगे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट A माना गया है, O2 का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट B माना गया है, CO2 का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट C माना गया है, और H2O का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट D माना गया है। और ये इक्वेशन बहुत सिंपल है। जब ऐसे C4 यहाँ पर C10 इस तरह के जब इक्वेशंस लिख दिए जाते हैं, जिसको हीट एंड ट्रायल मेथड से करना बहुत ही मुश्किल होता है, उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये तरीका बहुत काम का होता है। तो यहाँ पर कार्बन का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और लोअर सबस्क्रिप्ट 1 है, इसलिए कार्बन की संख्या LHS में हो गया A, और RHS में हो गया कार्बन की संख्या C, क्योंकि मैंने CO2 का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट C मान रखा है। यहाँ पर हाइड्रोजन का हो जाएगा 4A, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और लोअर सबस्क्रिप्ट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो किसी भी एटम का नंबर मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर हो जाएगा 4A, और RHS में हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा 2D, और ऑक्सीजन का संख्या हो जाएगा 2B, यहाँ पर मैंने 2B लिख दिया है, और RHS में ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगा 2C प्लस D। अब इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं LHS और RHS में A, B, C, D, इसमें आप देख करके पता कीजिए कि कौन सा स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा बढ़ाया है, और जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा बढ़ाया होगा आप उसको 1 मान लीजिए। और मुझे पता है कि आप इस बात को ज़रूर समझ रहे होंगे कि जब ये हमारा समीकरण बैलेंस्ड हो जाएगा तो LHS में कार्बन की संख्या और RHS में कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन में कार्बन की संख्या, LHS में हाइड्रोजन की संख्या और RHS में हाइड्रोजन की संख्या, LHS में ऑक्सीजन की संख्या और RHS में ऑक्सीजन की संख्या बराबर होना चाहिए। तो देखिए LHS में कार्बन की संख्या A है और RHS में कार्बन की संख्या C है, यानी कि A किसके बराबर होना चाहिए, C के बराबर होना चाहिए। अब LHS में हाइड्रोजन की संख्या 4A है और RHS में हाइड्रोजन की संख्या 2D है, यानी कि 4A किसके बराबर होना चाहिए, 2D के बराबर होना चाहिए। ये LHS में ऑक्सीजन की संख्या 2B है और RHS में ऑक्सीजन की संख्या 2C प्लस D है, यानी कि 2B 2C प्लस D के बराबर होना चाहिए। अब मैं आपको बताया था कि इसमें जितने भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है
इस समीकरण को लिखते समय जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा बार आया होगा उस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1 के बराबर मान लीजिए। देखिए कि ए कितना बार आया है, 1 2, ए आया है 2 बार, बी कितना बार आया है, बी आया है 1 बार, सी कितना बार आया है 1 2, सी आया है 2 बार और डी कितना बार आया है, डी आया है 2 बार। और मैं यहाँ पर कोई भी एल्केन लिखूँ और कोई भी एल्केन को जब O2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो CO2 और H2O मिलेगा और वो सारे इक्वेशंस में ए मुझे 2 ही बार मिलेगा, डी मुझे 2 ही बार मिलेगा, सी मुझे 2 ही बार मिलेगा, बी मुझे 2 ही बार मिलेगा। और मैंने आपको क्या कहा कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा बार आता है उस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1 मानिए। लेकिन यहाँ पर सी भी 2 बार आया, ए भी 2 बार आया, डी भी 2 बार आया, आप किसी को भी 1 मान लीजिए चलेगा। मैंने ए को 1 कहा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और ये एक तरीका है, आप इस तरीके से चलोगे तब आपका आंसर मैच कर जाएगा। क्योंकि जब आप NTSC ओलंपियाड और KVPY जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। और यहाँ पर ये बच्चों जैसा क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा कि CH4 को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो कोई प्रोडक्ट मिलता है और उसको आप बैलेंस्ड फॉर्म में लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर आपको नहीं दिए जाएंगे। तो मैंने कहा कि A बराबर 1। फिर से मैं आपको कह देता हूँ कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट आप इसको एक तरीका समझिए। इस तरीके के जरिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आपको यही चाहिए। तो मैंने ए को 1 कहा तो सी भी 1 हो गया, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं जब ये यहाँ से 2a बराबर डी हो जाएगा। जब a 1 के बराबर है तो d का वैल्यू हो जाएगा 2। जब d का वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगा तो 2b बराबर 2 इंटू, और मैंने c को यहाँ पर c का वैल्यू 1 फाइंड कर लिया। अब प्लस d का वैल्यू यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी कि 2b बराबर 2 + 2 यानी कि 2b बराबर 4 यानी कि b बराबर 2 मिलेगा। अब देखिए a का भी वैल्यू आ गया, b का भी वैल्यू आ गया, c का भी वैल्यू आ गया, d का भी वैल्यू आ गया। पुट कीजिए, आपका इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो आप बोलोगे कि इसको तो हम ऐसा ही हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते थे, ये इतना लंबा मेथड बताने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है, आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद में जो क्वेश्चन लिखूंगा मैं पक्का ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व नहीं होगा। यदि सॉल्व करने बैठते हैं तो एग्जामिनेशन में इसके अलावा जो भी आपके 15-20 क्वेश्चन आते होंगे, आप या तो आप वो छोड़ दोगे या इस जैसे केवल एक क्वेश्चन को करने के लिए आप 15 से 20 मिनट लगा दोगे। तो मेरा ए का वैल्यू आया 1, तो मैंने ए को हटाया और यहाँ पर लिखा 1। बी का वैल्यू है 2, मैंने बी को हटाया और यहाँ पर लिखा 2। सी का वैल्यू 1 है, मैंने सी को हटाया और लिखा यहाँ पर 1। और डी का वैल्यू 2 है, मैंने डी को हटाया और यहाँ पर लिखा 2। और आप 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं भी 1 को हटा देता हूँ। अब चेक कीजिए कि क्या यह समीकरण बैलेंस्ड है। हाँ जी, बैलेंस है। देखिए LHS में कार्बन की संख्या 1, RHS में कार्बन की संख्या 1, LHS में हाइड्रोजन की संख्या 4, RHS में हाइड्रोजन की संख्या 4, LHS में ऑक्सीजन की संख्या 4, RHS में ऑक्सीजन की संख्या। मैंने कहा था कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और लोअर सबस्क्रिप्ट को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। ये हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और ये हो गया लोअर सबस्क्रिप्ट 1 × 2, और यहाँ पर O का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 + 2 4, यानी कि ये समीकरण बैलेंस्ड हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोगों को ये बात समझ आया होगा। अब मैं एक और रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ, जो कि रिएक्शन है C4H10। C4H10 यानी कि इसको ब्यूटेन कहा जाता है। मैंने हाइड्रोकार्बन इसीलिए आपको पहले बता रखा था ताकि जो फर्स्ट वाला चैप्टर है और फर्स्ट वाले चैप्टर को मैं जब समीकरण को बैलेंस करूँ और बैलेंस करते समय मैं ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, मैं सारे तरह के फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर एल्कीन, एल्काइन यानी कि प्रोपीन, प्रोपाइन, ये सारे तरह के इक्वेशंस में लिखा करूँगा। लिखने के बाद मेरे यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा और उन सारे यहाँ पर जो रिएक्टेंट होते हैं उस रिएक्टेंट को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसीलिए मैंने पहले हाइड्रोकार्बन से ही स्टार्ट किया था। और यदि अभी तक आपने हाइड्रोकार्बन का वीडियो नहीं देख रखा है तो उसका लिंक फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो ये हो गया ब्यूटेन, और ब्यूटेन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या बना, CO2 और H2O बना।
और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी एल्केन रखा जाएगा या कोई भी हाइड्रोकार्बन रखा जाएगा, और हाइड्रोकार्बन को जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो वो हमेशा CO2 और H2O ही देता है। यदि कोई कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 और H2O नहीं देता हो तो समझिए कि वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं है, और उससे कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। उसके लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अलग दुनिया है। तो फिर से आप वही तरीका अपनाइए। देखिए यहाँ पर कार्बन मैं पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मान लेता हूँ, A है, B है, C है, D है। यहाँ पर कुछ भी आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मानिए, लेकिन वो वेरिएबल होना चाहिए। LHS में देखिए कार्बन की संख्या 4A हो जाएगा, बिकॉज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय लोअर सबस्क्रिप्ट। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट A है, लोअर सबस्क्रिप्ट 4 है, A इंटू 4 इज इक्वल टू 4A, तो नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 4A। ये सारा डेटा इस इक्वेशन का नहीं है। हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा 10A, ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगा 2B, कार्बन की संख्या हो जाएगा C, हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगा 2D, और ऑक्सीजन की संख्या होगा 2C प्लस D, 2C प्लस D। यहाँ से हो गया 2C और ये हो गया D। ये जो RHS का इक्वेशन है, RHS का इक्वेशन हमेशा एक ही जैसा होगा, क्योंकि RHS में C और D हमेशा माना जाएगा। जो भी बदलाव आएगा वो LHS के इक्वेशन में आएगा। और मैं जानबूझकर ये एक ही तरह का रिएक्शन लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पर हमेशा एल्केन को भी रख रहा हूँ। अब की बार मैं एल्केन के जगह पर कोई और भी रिएक्शन लिख करके आपको दिखा सकता हूँ कि ये फार्मूला कहाँ तक वैलिड है। तो ये सारा डाटा आपको मिटाना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि ये इक्वेशन में जो LHS और RHS का नंबर ऑफ एटम्स है वो आपस में बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि LHS में जो कार्बन की संख्या है वही RHS में भी होना चाहिए। LHS में कार्बन की संख्या है 4A और RHS में कार्बन की संख्या है C। ये कार्बन है और ये C है, ये अल्फ़ाबेट वाला C है और ये कार्बन है, इसमें कंफ्यूज ना हो। और उसी तरह से LHS में हाइड्रोजन की संख्या है 10A और RHS में हाइड्रोजन की संख्या है 2D। LHS में ऑक्सीजन की संख्या है 2B और RHS में ऑक्सीजन की संख्या है 2C प्लस D। अब इसमें जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा बढ़ाया होगा, आप उस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1 के बराबर मान लीजिए। क्या ऐसा कोई रूल है? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि यह एक तरीका है और इस तरीके से अच्छे जो जिसको केमिकल इक्वेशंस को बहुत टफ माना जाता है वो अच्छे से केमिकल इक्वेशंस इस तरीके के जरिए सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर भी A 2 बार आएगा, C 2 बार आएगा, D 2 बार आएगा और D 1 बार आएगा। आप C, A और D किसी में भी आप 1 पुट कर लीजिए। मैं A को पुट करूँगा क्योंकि A को पुट करने में सहूलियत होता है, तो मैंने A बराबर 1 पुट किया। जब मैं A बराबर 1 पुट कर लूँगा तो मेरे पास इक्वेशन बनेगा 4 इंटू 1 बराबर C, यानी कि मेरे पास C का वैल्यू आ गया 4। जब C का वैल्यू आ जाएगा 4 तो यहाँ से मैं देखूँगा कि ये 5A बराबर हो गया D, यानी कि 5 इंटू और A का वैल्यू है 1 बराबर D, यानी कि D बराबर हो गया 5। इधर से 2 इंटू और इधर से B का वैल्यू कैलकुलेट नहीं है, बराबर 2 इंटू और C का वैल्यू 4 आया है प्लस D का वैल्यू 5 आया है, यानी कि 2B बराबर 2 4 जा 8 प्लस 5, यानी कि B बराबर यहाँ से आ जाएगा 13/2। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको गणित का समीकरण मानिए। ये तीर का जो सिंबल है ये बराबर के सिंबल की तरह काम करता है। चूँकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाता है, इसलिए यहाँ पर तीर का सिंबल दिया जाता है और ये बताता है कि प्रोडक्ट हमारा ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पर A और B, C, D को हटा दीजिए। A, B, C, D हट गया। A का वैल्यू कितना आया है 1, यहाँ पर 1 पुट कीजिए A की जगह। B का वैल्यू कितना आया है? B का वैल्यू आया है 13/2 पुट कीजिए। और यहाँ से C का वैल्यू कितना आया है? C का वैल्यू आया है 4 और D का वैल्यू कितना आया है 5। अब ये देखिए हमारा समीकरण हो गया तैयार। 1 को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। LHS में कार्बन की संख्या कितनी है? 4। RHS में कार्बन की संख्या कितनी है? 4। LHS में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 10। RHS में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 5 10।
LHS में ऑक्सीजन की संख्या कितना है, ये देखिए ये है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और ये है लोअर सब्स्टिट्यूट, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा आएगा 13। ऑक्सीजन की संख्या है LHS में 13 और ऑक्सीजन की संख्या देखिए 4 2 जा 8, 8 5 कितना हो गया 13, यानी कि ये भी केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड हो गया। और इस केमिकल इक्वेशन को आप हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने बैठोगे बहुत समय लगेगा। अब इस इक्वेशन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। आप ये फ्रैक्शन में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं फ्रैक्शन को हटा करके इंटीजर लाना चाहता हूँ। तो फ्रैक्शन में जितने भी चीज़ें लिखे गए हैं उसका डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लीजिए। इसमें एक ही चीज़ लिखा हुआ है तो 2 का एलसीएम 2 ही होगा और जो भी एलसीएम होगा प्रत्येक मॉलिक्यूल का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 2 जा 8 और ये आ जाएगा 5 2 जा n। जिस तरह से एक मैथमेटिकल इक्वेशन के LHS और RHS में किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह से ये भी केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन भी मैथमेटिकल इक्वेशन का ही एक एनालॉगस है। यदि इस केमिकल इक्वेशन को हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में समझें तो बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज आप केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझेंगे तो ये बहुत आपको टफ लगेगा। तो मैंने ये 2 रिएक्शन आपको बैलेंस करके दिखाए हैं। अब मैं एक और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं यहाँ पर N2 और H2 को बैलेंस करके आपको दिखाता हूँ। तो N2 और H2 में मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मान लूँगा। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या है 2A और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या है 2B। RHS में नाइट्रोजन की संख्या कितनी है C और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 3C। अब देखिए कि जब भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा बढ़ाया होगा उसी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को 1 के बराबर मानना है। यहाँ पर A कितना बार आया है, A आया है 1 बार, B आया है 1 बार और C आया है 2 बार। जाहिर सी बात है कि हम C को 1 मानेंगे। यदि आप A और B को 1 मानते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ये तरीका है। तो C बराबर मैंने क्या किया कि 1 मान लिया। जब C बराबर, पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लेता हूँ, इधर से 2A और इधर से C आपस में बराबर होगा और इधर से 2B और इधर से 3C आपस में बराबर होगा। मैंने C को मान रखा है 1, तो जब C 1 के बराबर हो जाएगा तो 2A बराबर हो जाएगा 1, यानी कि A बराबर हो जाएगा हाफ और 2B बराबर हो जाएगा 3 और C को किसके बराबर मान रखा है 1 के बराबर, यानी कि B बराबर हो जाएगा 3/2। अब इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हटा दीजिए। मैंने A को हटा दिया, B को हटा दिया, C को हटा दिया। A का वैल्यू कितना आया है, A का वैल्यू आया है हाफ, यहाँ पर लिखिए हाफ। B का वैल्यू कितना आया है 3/2, यहाँ पर लिखिए 3/2 और C का वैल्यू कितना आया है, C का वैल्यू आया है 1। अब चेक कीजिए इक्वेशन आपका 100% बैलेंस है। N2 1/2 × 2 कितना हो जाएगा 1 और इधर से N का नंबर है 1, इधर से फिर H2 3/2 × 2 कितना मिलेगा 3 और इधर भी हाइड्रोजन है 3। अब ये अच्छा नहीं दिख रहा है, आप इस फ्रैक्शन को हटाना चाहते हैं तो देख लीजिए कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर्स है उसका एलसीएम कितना है। यहाँ पर 2 और 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब भी देखिए यह भी इक्वेशन बैलेंस्ड ही है। यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 4 है, यहाँ भी कुछ गड़बड़ हुई। A का वैल्यू था 1, ठीक है। A का वैल्यू 1/2, B का वैल्यू 3/2 और C का वैल्यू 1। अच्छा, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाता, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाता। वहाँ पर जैसे कि पहले था 1/2 और जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा। अभी देखिए बैलेंस है, नाइट्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 6, हाइड्रोजन की संख्या 6। तो इस तरह से आप तमाम तरह के केमिकल इक्वेशंस लिख सकते हैं। मैं आपको अभी होमवर्क में 10 केमिकल इक्वेशंस लिखूंगा और 10 केमिकल इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि अगले वीडियो में जिनका लोगों का कमेंट आएगा मैं उनका नाम लूँगा। और आप ये भी कमेंट में बताएं कि क्या ऐसे करने से आपका केमिकल इक्वेशन सॉल्व हो रहा है, क्योंकि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएँ, आपको केमिकल इक्वेशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है बैलेंस करने का यही तरीका बताया जाएगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए होमवर्क में कुछ मैं क्वेश्चन लिखूंगा, बस उसको आपको नोट करना है और उसको सॉल्व करके अगले वीडियो के लिए वेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है CH+O2 गिव्स CO2 + H2O। मैंने इसको बना रखा है, मुझे मालूम है, लेकिन फिर से आप प्रैक्टिस करेंगे।
C2H6 plus O2 gives CO2 plus H2O। थर्ड क्वेश्चन है C3H8 plus O2 gives CO2 plus H2O। फोर्थ क्वेश्चन है C4H10 plus O2 gives CO2 plus H2O। फिफ्थ क्वेश्चन है C5H12 plus O2 gives CO2 plus H2O। सिक्स्थ क्वेश्चन है C6H14 plus O2 gives CO2 plus H2O। सेवन क्वेश्चन है C7H16 plus O2 gives CO2 plus H2O। एट्थ क्वेश्चन है C8H18 plus O2 gives CO2 plus H2O। नाइन्थ क्वेश्चन है C9H20 plus O2 gives CO2 plus H2O। और टेंथ क्वेश्चन है C10H22 plus O2 gives CO2 plus H2O। यदि आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। और जिसने भी ये तरीका नहीं पढ़ा या जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा वो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। यदि क्वेश्चन सॉल्व करते भी हैं तो एक ही क्वेश्चन आपका 10 या 15 मिनट खा जाएगा, और इससे जो आपका बाकी क्वेश्चन होगा जिस क्वेश्चन को आप जानते होंगे या जो क्वेश्चन आपको आता होगा वो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।